अब देखते हैं हम लोग मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया और यह भाग 4 का अनुच्छेद 51 क यह भी बाद में जोड़ा गया है। संविधान सभा द्वारा यह नहीं बना है, बल्कि संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ और इसे जोड़ा गया है। 3 जनवरी 1977 से यह संविधान का भाग बना है और इसमें 1976 में जो बातें 10 बातें मूल कर्तव्य में रखी गई है, उसमें पहला है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। To abide by Constitution and respect its ideals and institutions. The national flag and the national anthem. इसके अंतर्गत जो प्रमुख बातें कही गई है कि संविधान का पालन करें और इसके जो तमाम आदर्श हैं, जो संस्थाएं बनी गई है संविधान के द्वारा, और इसका भी सम्मान करें, इसका आदर करें, अपने राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। और यह भारत के प्रत्येक नागरिक का सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि वह संविधान का अनुसरण करे और उसका पालन करे। और ऐसा इसलिए कि हमारा संविधान एक दिन का प्रतिफल नहीं है, यह वर्षों की आकांक्षा का प्रतिफल है। और हमारी राष्ट्रध्वज, हमारे राष्ट्रगान, यह हमारी आज़ादी का प्रतीक है, हमारी भावनाओं का प्रतीक है, हमारे सम्मान का प्रतीक है। और हमारे जो तमाम प्रकार के हम नागरिक के रूप में जो कुछ राष्ट्र पाते हैं, तो यहाँ पर संविधान का पालन करना व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य हो जाता है। हमारा राष्ट्र विविधता वाला राष्ट्र है। कई एक संस्कृतियाँ, कई एक भाषाएं, कई एक धार्मिक व्यवस्थाएं, कई एक जातीय विविधताएं, कई एक सांस्कृतिक विविधताएं यहाँ देखने को मिलती है। इन सबों को एकता के सूत्र में हमारा संविधान बांधता है। अखंड भारत के संविधान को तमाम विविधता भरे बातों के होते हुए भी हम लोग एक स्वरूप में, एक रूप में इसे अपनाते हैं। एक ही राष्ट्र ध्वज है अपने देश में और पूरे देशवासी में तमाम विविधता के होते हुए भी इसे अपनाते हैं, मानते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सभी लोग यहाँ रहने वाले तमाम नागरिक पहले केवल और केवल भारतीय हैं और जिस पर कि हमारा जो संविधान है, इसी के तहत हम शासित होते हैं, इसी के तहत हम पोषित होते हैं, इसी के तहत हम किसी भी दायित्व का निर्वहन करते हैं, कोई भी अधिकार की मांग करते हैं, तो इसी के तहत यहाँ पर हमारा धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि का कोई महत्व नहीं रह जाता है। संविधान ही सर्वोपरि चीज़ होता है। ऐसे में हमें भी चाहिए कि संविधान जो कि वर्षों की आकांक्षा का प्रतिफल था, और या वर्षों की आकांक्षा हम इस मायने में कह सकते हैं कि आज़ादी हमें एक दिन में नहीं मिली थी और संविधान निर्माताओं ने, तत्कालीन स्वतंत्रता सेनानियों ने जो जनता से वायदे किए थे, इन्हें संविधान के माध्यम से आम जनता तक उन्हें व्यवहारिक रूप में पहुंचाने का एक माध्यम मिला था और इसे व्यक्ति के अधिकार के रूप में संविधान में दिया गया। एक सर्वोत्कृष्ट सुंदर शासन व्यवस्था को स्थापित करने में उन लोगों ने अपनी भूमिका दिखाई। और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करने की बात होती है, यहाँ पर हम यह भी समझ सकते हैं कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान हमारी इतिहास, हमारी संप्रभु संपन्न, हमारी अखंड भारत के गौरव के प्रतीक के रूप में यह हमें दिखता है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के यदि आप अनादर करते हैं तो यह समाजीकरण के सर्वथा विपरीत है और यह एक असामाजिक घटना के रूप में देखी जाती है, एक राष्ट्र विरोधी घटना के रूप में देखी जाती है। और ऐसा किसी भी सूरत में इसका अपमान करना आपराधिक कृत्य जैसा होता है, एक अनैतिक आचरण के तहत होता है। और प्रत्येक राष्ट्र के लिए जितना नागरिक जरूरी है, उतना ही नागरिक के लिए संविधान का
पालन करना जरूरी होता है, संविधान जरूरी होता है और नागरिकों की निष्ठा भाव, नागरिकों का समर्पण भावना ही एक संविधान को मूर्त रूप देता है, उनके तमाम सिद्धांत को अमल में लाता है। और यही कारण है कि मूल कर्तव्य के माध्यम से इस तरह की भावना स्थापित करने की कोशिश की गई कि हमें संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान पर गर्व करना चाहिए, इन्हें काफी व्यापक आकार में देखना चाहिए। दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान किया, उनकी भावनाओं को, उनके जो उच्च आदर्श थे, उनका हृदय में सम्मान हमें देना चाहिए, उनके आदर्श का हमें अनुसरण करना चाहिए। स्वाधीनता एक दिन में नहीं मिली थी, स्वाधीनता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई थी और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले हमारे हजारों देशभक्तों ने जिस तरह अपने जीवन की बलिदानी दे दी, ताकि आने वाली पीढ़ी के रूप में आज हम लोग आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। तो ऐसे में हमारा स्वाभाविक है कि कर्तव्य बनता है कि हम देश हित में, राष्ट्र हित में अपने उन पूर्वजों का सम्मान करें, उनके आदर्शों को हृदय में सम्मान स्वीकारें, उनको, उनके द्वारा किए गए तमाम कृत्य को हम सम्मान दें, आदर्श के रूप में अपने हृदय में स्थान दें। उनके द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से ही हमें आज़ादी मिली थी, स्वाधीनता मिली थी और यह सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं थी बल्कि सामाजिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी भी हमें मिली थी। एक सुसंगत, न्यायपूर्ण, समतामूलक समाज का निर्माण हम कर सके। ऐसे में भारत की एकता की बात करें, स्वाधीनता की बात करें, शांति की बात करें, भ्रातृत्व की बात करें, तो तमाम प्रकार की आज़ादी का बोध उन स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हम इसके लिए उनके हम ऋणी हैं। और हम यह भी कह सकते हैं कि आज जिस तरह कभी-कभी हम देखते हैं कि अलगाववादी की भावना भी कभी-कभी दिखती है, तो ऐसे में अगर हम उस बात को गति देंगे तो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई थी, जिसके कारण आज जिस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, तो फिर भी आज हमारा टूटेगा, देश हमारा टूटेगा। ऐसे में जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे, उनकी भावना को हम सम्मान दें और यह हमारा दायित्व है, यह हमारा कर्तव्य है। ग नंबर है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। एक बात है संप्रभुता, एकता और अखंडता। तो संप्रभुता आप समझते हैं कि सर्वोच्च शक्ति, आंतरिक और बाह्य दृष्टि से पूरा अधिकार, पूरी शक्ति भारत सरकार के पास होती है और भारत अपने आप में संप्रभु है। और यहाँ की संप्रभुता कहाँ बसती है? तो जनता में बसती है, क्योंकि सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। तो देश की प्रभुत्व, संपन्नता, एकता और अखंडता बनी रहे, देश अखंड बना रहे और विशेष करके इस लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संप्रभुता निवास करती है जनता में। तो ऐसे में हम जनता के रूप में हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे देश की प्रभुता, एकता और अखंडता बनी रहे, इसकी रक्षा हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि देश की एकता या इसकी अखंडता पर यदि खतरा उत्पन्न होता है तो कहीं न कहीं इसकी आज़ादी खतरे में पड़ेगी, और आज़ादी खतरे में पड़ेगी तो राष्ट्र का अस्तित्व नहीं बचेगा, राष्ट्र का बंटवारा होगा, राष्ट्र गुलामी की ओर प्रवृत्त होगा। तो ऐसे में हम सबों का कर्तव्य बनता है कि देश की प्रभुता, एकता और अखंडता का रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। 4 नंबर है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अर्थात देश की
रक्षा करने की बात होती है, देश की रक्षा सिर्फ सैनिक, पुलिस ही नहीं करते हैं, बल्कि जब कभी आवश्यक होती है, तो राष्ट्र के नागरिक को भी उसके लिए हथियार उठाना पड़ सकता है। ऐसे में यह हमारा मौलिक कर्तव्य के रूप में दिया गया है कि जब भी ज़रूरत पड़े, तो देश की रक्षा करें और आह्वान जब किया जाए तो राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और आप जानते हैं ये राज्य यदि है, राज्य का जन्म कहें, राज्य का आविष्कार कहें, राज्य की उत्पत्ति कहें, तो इसका मुख्य ध्येय ही रहा है कि व्यक्तियों की सुरक्षा, शत्रुओं से सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए ही राज्य का जन्म हुआ है। तो ऐसे में राज्य तो नागरिक से बनता है, राज्य का काम है बाहरी शत्रुओं से बचाव करना। ऐसे में देश की प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य हो जाता है कि देश के लिए, देश की तरफ से जब कभी जरूरत पड़े तो उसके लिए खड़ा रहना। अनुच्छेद 23 के मूल अधिकार में भी, शोषण के विरुद्ध अधिकार में भी जो बातें कही गई है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का निषेध किया गया है, वहीं जबरदस्ती किसी मानव से काम नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसी अनुच्छेद 23 के उपखंड 2 में यह बातें हैं कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जब कभी अनिवार्य सेवा की बात होगी तो यह अधिरोपित किया जाएगा। और यह अलग बात है कि ऐसी सेवा अनिवार्य करने के पीछे राज्य कभी धर्म, मूल वंश, जाति या कोई लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इसीलिए जब कभी आवश्यकता होती है, आवश्यकता पड़ने की संभावना होगी तो और आह्वान होगा तो राष्ट्र की सेवा जबरदस्ती भी आपसे कराई जाएगी। 5 नंबर है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religions, linguistic, and regional or sectional diversities. To renew practice derogatory to the dignity of women. इसके माध्यम से जो बातें कही गई है कि सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण हो, और इन भ्रातृत्व की भावना के पीछे ये भ्रातृत्व, भाईचारा हमारे संविधान की रीढ़ है, जो एक दूसरे पर भरोसा जगाता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न करता है। और इस तरह की भावना, भाईचारे की भावना, हमारे जो आदर्श हैं वह हमें दिखता है। और सबसे बड़ी बात इसमें भी यह भी कही गई है, यह भाईचारे की भावना, समरसता की भावना एक संविधान के तहत होगा, एक ध्वज के अंतर्गत होगा, एक नागरिकता वाले देशों में होगा। और भारत हमेशा अपनी संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम को आदर्श मानते रहा है, जहां इस वसुधैव कुटुंबकम में विश्व के किसी भी देश में रहने वाले लोगों के प्रति भ्रातृत्व की भावना समझी जाती है। साथ साथ यह बातें भी कही गई है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो हम जानते हैं, ये कह सकते हैं कि अपनी संस्कृति में नारी को सम्मान दिया गया है, नारी को पूजनीय माना गया है। कहा भी गया है, यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे और यही भावना, यही सांस्कृतिक भावना अपने संविधान में भी स्थान दिया गया है। और ऐसी कोई भी प्रथा का, ऐसी कोई भी भावना का त्याग करने की बात कही गई है जिससे स्त्री के सम्मान के विरुद्ध कोई बातें हो। और इस तरह हम देखते हैं कि कहीं न कहीं हमारे समाज में लिंग के आधार पर भेदभाव को इसके माध्यम से अपने अधिकार, मौलिक अधिकार में तो भेदभाव के प्रति निषिद्ध ठहरा ही गया है, कर्तव्य में भी इस तरह की भावना को जगाने का प्रयास किया गया है कि स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव रहे, हमारी सामाजिक समरसता बनी रहे, हमारी सांस्कृतिक समृद्धि कायम रहे। 6 नंबर है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। To value and preserve the rich heritage of our composite culture, अर्थात हमारी जो संस्कृति रही है,
हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा हमारे अपने देश में रही है। अपनी संस्कृति की समझ होनी चाहिए और इसका महत्व समझना चाहिए और आप अपने स्तर से इसका परिरक्षण भी कीजिए। हमारी सामाजिक संस्कृति अथवा कहें तो हमारी संयुक्त संस्कृति जो कि अपने देश में इसका गौरवशाली परंपरा रही है, इसका महत्व समझना हम सबों का मौलिक कर्तव्य है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर की समृद्धि को समझना है और हमारी धरती जो अतीत में अत्यंत ही गौरवशाली रहा है, उसे हमें समझना चाहिए, अपनी संस्कृति की अपनी रक्षा करनी चाहिए, इसका पोषण करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को उसी उदात्त रूप में इसे छोड़ना चाहिए। हालाँकि हालाँकि सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि सामाजिक संस्कृति का आधार हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृत भाषा है, हमारा यह साहित्य है और यही हमारा भाषा साहित्य है जो हमारे महान देश को एक सूत्र में बांधे रखता है और इसी विरासत के संरक्षण के लिए शिक्षा प्रणाली संस्कृत रही है। और यह भी आप समझ सकते हैं कि भारत के मूल जन हिंदू थे और बाद में वे मुस्लिम बने और उसके बाद ब्रिटिश शासन के अधीन कई ऐसी बातें हुई जिससे कि अपनी संस्कृति में समृद्धि आई। अपनी हिंदू संस्कृति की सहिष्णुता ने विदेशी संस्कृतियों को आत्मसात कर लिया, इसे अपना लिया, इसे सहिष्णुता के साथ सम्मान के साथ स्थान दिया और तभी उसी क्रम को, उसी काल को, उसी दौर को, उसी परिवेश को हम कह सकते हैं कि सामाजिक संस्कृति का उद्भव हुआ। हमारी सामाजिक संस्कृति ने सभी संस्कृति के सुखद सम्मिश्रण के संयोजन में सहयोग दिया। हमारी धार्मिक सहिष्णुता हमारी संवैधानिक विचारों में भी प्रतिबिंबित होती है। आप ये समझ सकते हैं कि इस सामाजिक संस्कृति का निर्वहन करना कर्तव्य हम सबों का होना चाहिए और यही कारण है कि आज आप देखते हैं कि कोई भी कलाकृति हो, कोई भी स्मारक हो, कोई भी सांस्कृतिक धरोहर हो, उसे संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। कारण कि संस्कृति हमारी सभ्यता का विकास करता है। सभ्यता ही किसी देश की ऊंचाई अथवा गहराई का बोध कराता है और यही कारण रहा कि शिल्प की दृष्टि से, गणित की दृष्टि से, खगोल शास्त्र की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, वास्तुशास्त्र की दृष्टि से पूरी दुनिया में हमारा योगदान कम नहीं है और इन सब का योगदान के पीछे हमारा दार्शनिक चिंतन रहा है, हमारी समृद्ध साहित्यिक परंपरा रही है, हमारा पुरातात्विक मूल्य रहा है और इसका ज्वलंत मिसाल आज भी आपको हजारों वर्ष पुराने किले, महल, मंदिर आदि के रूप में देखने को मिलते हैं। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन धर्म, मुस्लिम आज प्रमुख धर्म के रूप में हमारे देश में है, लेकिन हमारे अतीत ने हमेशा से शांति, प्रेम, अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाया है, दुनिया को दिया है। उसी सामाजिक संस्कृति के हम लोग अभी जी रहे हैं उसी में और इस सांस्कृतिक परंपरा का निर्वहन हम लोग करते रहें, उस सांस्कृतिक धरोहर का परिरक्षण भी हम करें, उनके सांस्कृतिक मूल्य का सम्मान करें, उन पे प्रेम दिखाएं, उनसे समरसता स्थापित करने के साथ साथ सामंजस्यपूर्ण समता मूलक समाज में हम रहें। यही इस मूल कर्तव्य का सार है। 7 नंबर है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यानी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। स्पष्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने की बात कही गई है। हमारी समस्त प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने की बात कही गई है और वो पर्यावरण
जो मानव के लिए जरूरी है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से जो बात माने यहाँ पर मौलिक कर्तव्य में दिया गया है कि वन, झील, नदी और वन्य जीव, वन में रहने वाले जीव, और इन सबों पर एक खाद्य श्रृंखला बनती है, एक प्राकृतिक श्रृंखला बनती है। सबों का इस धरती पर रहना जरूरी है। सभी प्राणी के प्रति हम दया भाव रखें, उसके प्रति अहिंसात्मक वातावरण रखें, और जियो और जीने दो, न केवल मानव और मानव में, बल्कि मानव और अन्य प्राणी में, मानव और प्रकृति में, प्राकृतिक हर जगह यह बात कायम रहे। इस बात के उल्लेख किए गए हैं, इस बात को कर्तव्य बनाया गया है। आप आज भी देखते हैं कि किस तरह पर्यावरण के विनाश के कारण प्रदूषण सर्वनाश कर रही है। पर्यावरण का विनाश के कारण एक और हम कितने अधिक प्राकृतिक दुष्चक्र में फंसते जा रहे हैं, यह भी देखते हैं। इसलिए ऐसी बातें स्थापित करने की कोशिश की गई है कि विकास हो पर प्राकृतिक कीमत पर नहीं। हम यदि पेड़ की जरूरत है तो पेड़ काटें, लेकिन उतना पेड़ लगावें भी, ताकि आने वाली पीढ़ी को दिक्कत नहीं हो, वर्तमान पीढ़ी को दिक्कत नहीं हो, किसी को दिक्कत नहीं, इस प्राकृतिक चक्र को दिक्कत नहीं हो। यह प्रकृति सिर्फ मानव के हित के लिए नहीं बनी है, बल्कि मानव भी प्रकृति के हित में है रहे, यह भी स्थापित करने की जरूरत है। और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने का दायित्व इसी संदर्भ में सौंपा गया है, जोड़ा गया है, और सभी जीव जंतु के प्रति सहिष्णु बने रहने की भावना लोगों में दिखे, रहे, कायम रहे। और इस बात की व्यवस्था की गई है कि किसी भी प्रकार का प्रदूषण आज हम देखते हैं, हवा हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, तो अगर प्रकृति हमारी सही रहेगी, हम प्रकृति के प्रति समर्पित रहेंगे, तो यह तय है कि मानव को प्रकृति उतना देगी कि मानव अपना विकास करे। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जिस तरह प्राकृतिक विपदा होती है, पहाड़ को हम काटने के लिए तत्पर रहते हैं, अपने विकास के लिए, अपनी सुविधा के लिए, वहीं प्राकृतिक घटनाएं भी इतनी आपदा कभी कभी लाती है कि लगता है कि मानव का विकास अभी वर्षों दूर है, मानव विकास के पायदान पर भी नहीं पहुंचा है, और प्रकृति भी विनाश लाती है। हम देखते हैं कि आज जंगल को बचाने की सख्त आवश्यकता है, वृक्षारोपण करने की सख्त आवश्यकता है, नदी को साफ करने की आवश्यकता है। इस नदी को कल कचरे प्रदूषण नहीं डालें, इसी में मानव की भी भलाई है। जल संसाधन तभी सुरक्षित रहेगा। आज जो बंजर जमीन है उन्हें भी उर्वर बनाने की जरूरत है, वन लगाने की जरूरत है। शहर हो या नया नया कहीं भी औद्योगिक इकाई वाला जगह, तो हर जगह प्रदूषण फैलता है। जहाँ मानव रहेगा कल कारखाना प्रदूषण होगा ही होगा, लेकिन हम उस पर नियंत्रण रखें, उसके विनाश से बचें। इसी में हमारा नागरिक सुरक्षित रहेगा, भविष्य की आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहेगी, ये जमीन सुरक्षित रहेगा, यह वातावरण सुरक्षित रहेगा, पृथ्वी सुरक्षित रहेगी, ये ब्रह्मांड सुरक्षित रहेगा। अपनी संस्कृति में अहिंसा परमो धर्मा कई बात कही गई है, और आप देखते हैं कि तमाम ऐसे पर्व त्योहार आस्था ऐसे समर्पित हैं कि न सिर्फ प्राणी में बल्कि इस जगत के छन छन को लोग आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, पूजनीय मानते हैं। और यह मौलिक कर्तव्य व्यक्ति के लिए तय कर दिया गया है कि हम इस प्रकृति को सुरक्षित रखें। हमारा यह कोई हक नहीं है कि हम जंगल से जानवरों को हटा दें, हम जंगल का सफाया कर दें। और अनुच्छेद 51 का कि यह 10 हो, जहां अनुच्छेद के रूप में दिया गया है मौलिक कर्तव्य के रूप में 1976 में, वहीं आप जानते हैं कि 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। खैर, यहाँ पर यह मौलिक कर्तव्य जहाँ व्यक्ति के लिए है, वहीं हम यह भी देखते हैं, इसके पहले देखे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी देखे कि अनुच्छेद 48 का राज्य के लिए भी निर्धारित किया गया कि राज्य का भी कर्तव्य होना चाहिए कि पर्यावरण का 48 क में है, पर्यावरण का संरक्षण करे, संवर्धन करे और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करे। या 48 क में राज्य के भी नीति निर्देशक तत्व में राज्य को भी यह दायित्व सौंपा गया है कि राज्य भी ऐसा करे, वन और वन्य जीव का संवर्धन करे, उनका रक्षा करे, उनका संरक्षण रखे। और यही चीज अनुच्छेद 51 क के माध्यम से व्यक्ति का मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि यह धरती सिर्फ मानव का नहीं है, बल्कि अन्य प्राणियों का भी साझा धरोहर है। ऐसे में उनका भी अस्तित्व बना रहे, हमारा भी अस्तित्व बना रहे, इस बात को प्रत्येक व्यक्ति को समझने की जरूरत है। 8 नंबर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. इसमें जो प्रमुख बातें कही गई है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, वह सोच हमारी वैज्ञानिक होनी चाहिए, मानववाद के प्रति समर्पित होनी चाहिए, ज्ञानार्जन की भावना होनी चाहिए और सुधार की भावना, ये तमाम भावना का विकास हो, डेवलप हो। और आप जानते हैं कि कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाता है तो वह समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा, वह पिछड़ापन का शिकार हो जाएगा। और कोई भी समाज, कोई भी देश वही डेवलप किया है, वही आगे बढ़ा है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने देश का विकास किया है। और यही कारण रहा कि आज़ादी के बाद भी हम देखते हैं कि नेहरू जी ने वैज्ञानिक सोच को अमलीजामा पहनाना स्टार्ट किया, कल कारखाने लगाए और संविधान निर्माण के बाद वैज्ञानिक दृष्टि पर के विकास पर बल दिया गया और इसे निरंतर आगे बढ़ाया गया। और अब देखते हैं कि भारत ने भी परमाणु बम का आविष्कार किया, इसका परीक्षण किया इंदिरा गांधी के समय में भी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी। खैर, तो यह एक उदाहरण है कि किस तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण में यदि हम पीछे रह जाते, विज्ञान को बढ़ावा देने में आगे नहीं बढ़ पाते, तो आज हम वो तरक्की नहीं कर पाते। आज यदि किसी भी तकनीक को हम अपनाए हैं तो इससे हमारा विकास ही हुआ है, रूढ़िवादिता के जकड़न में हम जकड़े हुए नहीं हैं। और यही कारण है आज बीमार पड़ने पर लोग इलाज कराते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, और न कि नीम हकीम खतरे जान वाली बात होती है। तो इस तरह की सामाजिक भावना लोगों में उत्पन्न हो, तो ऐसा प्रयास किया गया है कि मूल कर्तव्य के माध्यम से लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, मानववाद का विकास हो, मानव के प्रति अच्छी भावना रखे, अंधविश्वास से दूर जाए। और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तो हम बढ़े ही, लेकिन इसके बढ़ने के क्रम में हम मानववाद को न भूल जाएं। कल कारखाने के विकास के साथ साथ हम मानवता न भूल जाएं, फैक्ट्री के मालिक मजदूर की भावना को न कुचल दे। तो इस तरह की भी भावना होनी चाहिए, मानव में प्रेम होना चाहिए, मानव को मानव के दृष्टि से देखना चाहिए। तो इस तरह की भावना यदि रहेगा तो फिर आगे विकास होगा और ज्ञानार्जन, ज्ञान के प्रति नया नया जो शोध हो रहा है, नया आविष्कार हो रहा है, इसके प्रति जिज्ञासा बनी रहे, उसे अपनाने पर बल देते रहे लोग, इस तरह आगे बढ़ा जा सकेगा। इस तरह का मूल कर्तव्य के रूप में इसे रखा गया है। और सुधार की भावना, अगर पूर्व में कोई गलती हुई तो उस गलती से सीख लेकर आगे उस गलती की पुनरावृत्ति नहीं करना है, बल्कि आगे बढ़ना है, सुधार करना है और इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से कुल मिलाकर अपना विकास करना है, मानव का विकास करना है, समाज का विकास करना है, सोच अच्छी बनानी है, वैज्ञानिक सोच बनानी है। 9 नंबर है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। सार्वजनिक संपत्ति को अपना संपत्ति समझे और इसे सुरक्षित रखे अपने के भाव से। और यह बात समझना चाहिए कि जिसे हम सार्वजनिक संपत्ति कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति कर रहे हैं, वह हर एक पब्लिक की संपत्ति है, वह अपनी संपत्ति समझ उसका लूटपाट नहीं करें, उसके सुरक्षित रखें, उसको तोड़-फोड़ नहीं करें। और हिंसा, इसके साथ साथ हिंसा से भी दूर रहने की बात की गई है, जो उस अहिंसा के बल पर आज पूरी दुनिया अहिंसा दिवस मनाता है। और गांधी जी का अहिंसा या अपनी संस्कृति में अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट स्थान रहा है। और लेकिन कभी कभी हम अपने देश में भी हिंसा जैसी बात देखते हैं और सार्वजनिक संपत्ति के विनाश के दृश्य हम लोग देखते हैं। तो इस तरह की हिंसा और इस तरह के सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान से सर्वथा बचने की बात कही गई है। और यह भी समझें कि उसका न सिर्फ नुकसान ना करें, बल्कि उससे उस संपत्ति की सुरक्षा करें। और यही कारण है कि तभी तो देश बचेगा। देशवासी के लिए कानून बनाए जाते हैं, देशवासी के लिए कोई भी संपत्ति सरकार खड़ी करती है तो इसकी रक्षा करना हम सभी व्यक्ति का दायित्व होना चाहिए। किसी प्रकार का हिंसा नहीं करना चाहिए, यह व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है।
10 नंबर है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement। अर्थात व्यक्तिगत गतिविधि हो या सामूहिक गतिविधि हो, सभी क्षेत्रों में आप आगे बढ़ें, उत्कर्ष की ओर बढ़ें और निरंतर प्रयासरत रहें और प्रयासरत होने के बाद साथ ही प्रयत्न करते रहें और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। अर्थात आज जिस तरह या इसे समझ सकते हैं कि आपका कर्तव्य है कि आज जिस तरह प्रतिस्पर्धा है, हर जगह कंपटीशन है, ऐसे में आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहना पड़ेगा और व्यक्तिगत कार्य हो या सामूहिक कार्यकलाप, हर गतिविधि में आपको हिस्सा लेने की जरूरत है, उसे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत है, उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आपको हमेशा प्रयासरत रहना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर आज मेरा खराब होगा तो कल खराब होगा, कल सिर्फ मेरा खराब होगा बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी खराब होगा। इसलिए हर दृष्टि से, व्यवसायिक दायित्व की दृष्टि से उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास होना चाहिए। इसके माध्यम से सामूहिक गतिविधि को भी आगे बढ़ाने की बात कही गई है। ऐसी बातें नहीं है कि आपका प्रयास सिर्फ व्यक्तिगत क्षेत्र तक सिमटा रहे, बल्कि भारतीय समाज समझ के, भारत देश की भावना समझ करके, एक तरह की टीम वर्क समझ करके अब आगे बढ़ें, समाज को लेकर आगे बढ़ें, उत्कर्ष की ओर बढ़ें, जो कमी है उसे दूर करें ताकि हम विश्व के विकसित देश की श्रेणी में आगे जा सकें। एक एक व्यक्ति का प्रयास ही सामूहिक प्रयास बनेगा और उसी के माध्यम से राष्ट्र नई उपलब्धियों को छुएगा। यह समझ लें, ये राष्ट्र आपके लिए है, आप राष्ट्र के लिए हैं। राष्ट्र व्यक्ति से बनता है, व्यक्तिगत भावना से बनता है, व्यक्तिगत सोच से बनता है, व्यक्तिगत समृद्धि से बनता है और राष्ट्र सिर्फ एक भौगोलिक इकाई मात्र नहीं है, बल्कि इसमें भावना जुड़ी हुई है, इसमें इच्छाएं जुड़ी हुई है, इसमें संस्कृति जुड़ी हुई है। हर एक दृष्टि से हम अगर कहे देखें तो राष्ट्र का निर्माण एक दिन में नहीं होता है और एक बार देश का गठन होने के बाद, देश का आज़ादी मिलने के बाद राष्ट्र का निर्माण रुक नहीं जाता है, बल्कि राष्ट्र का निर्माण तो हर हमेशा होता है। अपनी शक्ति, अपना कानून, अपनी हैसियत, अपनी समृद्धि के बल पर, अपनी सांस्कृतिक भावना के बल पर पूरे राष्ट्र को एकत्रित करने का प्रयासरत होना चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। हम आज आप देखते होंगे कि राष्ट्र कई बार होती है कि भारतीयता का निर्माण करता है, राष्ट्रीयता का निर्माण करता है, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना है, इसे समृद्ध करना है। तो इस तरह से कोई एक लोग नहीं, एक समूह नहीं, बल्कि इस पूरे अपने राष्ट्र को एक समझकर अपने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, हर एक दृष्टि से आगे बढ़ना है। ये सभी 10 मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का 51 क में जोड़ा गया। संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे स्थापित किया गया। वहीं अभी वर्तमान में एक और अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया 2002 में संविधान का 86वां संशोधन के माध्यम से, और इसे 2010 से अंतः स्थापित किया गया है कि आज 11 मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य है, यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। आप अपने बच्चे को, यदि आपका उनका उम्र 6 से 14 वर्ष है, स्पष्ट बात यह है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध करावें। और यह 86वां संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। ये तमाम बातें संविधान के अनुच्छेद 51 क में दिए गए तमाम 11 मौलिक कर्तव्य हमारे लिए नियम है, एक तरह से आचार विचार करने के, एक तरह से कहें तो आदेश है, एक संवैधानिक दृष्टि से मूलभूत आदेश है, जिससे कि हम नैतिक दृष्टि से बंधे हुए हैं और
हमसे उम्मीद की जाती है, हमसे आशा की जाती है संविधान द्वारा, हमसे अपेक्षा की जाती है कि संविधान के तमाम प्रावधानों की हम रक्षा करें, हम इन 11 दायित्व का निर्वहन करें और इनके साथ-साथ प्रत्येक अनुच्छेद की बातों को समझें, उनकी भावनाओं का हम परिपालन करें एक तरह से। तो इस तरह की भावना हमें रखनी है। इसके साथ-साथ यदि वैश्विक दृष्टि से देखें तो दुनिया में और सारे लोकतंत्र देश देश हैं, और सारे संघात्मक या एकात्मक व्यवस्था वाले देश हैं, समृद्धशाली देश हैं, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो कहीं भी आपको इस तरह के मौलिक कर्तव्य की बातें नहीं दिखती है, बल्कि संवैधानिक दृष्टि से अपने आप को जो जोड़ने का प्रयास किया गया, ये अपने आप में अनुपम है एक तरह से अपने भारतीय नागरिकों के लिए। और कहा जाता है कि जापान के संविधान में मूल कर्तव्य का जिक्र है। और अपने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की भावना सोवियत संघ के संविधान से प्रेरणा लेकर के ग्रहण किया गया है। ऐसा इसलिए कि सोवियत संघ एक समाजवादी देश है, राज्य पर सभी पब्लिक का हक है और सभी पब्लिक का विकास करना राज्य का दायित्व है। ऐसे में नागरिक का भी, जहां नागरिक अपने मूल अधिकार की मांग करता है सरकार से, वहीं एक मौलिक दायित्व भी होना चाहिए सरकार के प्रति, राज्य के प्रति, ताकि सरकार और राज्य का भी सारा कार्य आसानी से, स्वतंत्रता पूर्वक निष्पादन हो। और भारतीय संदर्भ में देखें तो कहा जाता है, ऐसी बातें कही जाती है कि वह आपातकाल का दौर था जहां की इससे उभरा गया था। तत्कालीन पहले लोग शासन के कार्यों से, शासन के तानाशाह से ऊब गए थे, विद्रोह करने की स्थिति में थे। बहुत तानाशाही जहां भी होती है तो वो अच्छी स्थिति नहीं होती है। खैर, तो यहाँ पर आपातकाल लगा दिया गया था। आपातकाल के बाद लोग सरकार के खिलाफ हो गए थे। तो यहाँ पर सरकार ने कुछ ऐसी बातें स्थापित करने की कोशिश की कि लोग किसी व्यक्ति से तो खिलाफ करें, व्यक्ति का आलोचना करें, लेकिन सरकार का खिलाफ नहीं करें, सरकारी संस्थानों का खिलाफ न हो, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व समझें। तो इसी सब परिप्रेक्ष्य में मूल कर्तव्य जोड़ा गया और 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह नामक व्यक्ति थे, तो उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर ही, उनकी सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्य को अपने संविधान में स्थान दिया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और 42वां संशोधन अधिनियम 1976 नया भाग जोड़ा गया, चूंकि इसके पहले नीति निर्देशक तत्व का जिक्र है अनुच्छेद 36 से 51 तक में, जहां के राज्य के कर्तव्य हैं। तो राज्य सिर्फ कर्तव्य निभाएगा ऐसी बातें नहीं होगा, बल्कि राज्य अगर कर्तव्य देता है, राज्य अगर आपको अधिकार भी दे रहा है, तो आपको भी वहां पर व्यक्ति को भी राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य निभाने की जरूरत थी। और मूल कर्तव्य स्थापित किया गया। 10 मूल कर्तव्य आप आज देखते हैं। हालांकि स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मूल कर्तव्य का ही जोड़ने का ही सुझाव दिया था, लेकिन हालांकि बाद में सरकार ने 2 और मूल कर्तव्य जोड़ा और वर्तमान में उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़ा। और हम यह भी देखते हैं कि तत्कालीन परिस्थिति में हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मूल कर्तव्य को जोड़ने की बात को उचित ठहराया और एक तर्क जो उन्होंने दिया था कि इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा था मूल कर्तव्य का नैतिक मूल्य अधिकारों को कोमल करना नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हुए लोगों को अपने अधिकारों के समान कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। और हम देखते हैं कि यह एक नैतिक दायित्व के रूप में हमें मिला है और यह इससे लोग बंधे हुए हैं। हमारे तमाम पारंपरिक मूल्य जो हमारी पौराणिक कथाओं में, धार्मिक पद्धतियों में है, जीवन पद्धतियों में है, तो वही सब बातों का तो जिक्र इन मौलिक कर्तव्यों में किया गया है। और इस मौलिक कर्तव्य के विरुद्ध, हालांकि कोई अगर आप कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं तो आपको सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका उल्लंघन करें, इसका विरोध करें। इसका सम्मान हर दृष्टि से व्यक्ति को करना पड़ता है। अब मूल कर्तव्य में है कि संविधान के तमाम आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। तो आप आदर करना पड़ेगा आपको, और यदि आप उसका अपमान करते हैं तो फिर इसके लिए दंड के भी प्रावधान है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, आपको करना है। और
लेकिन नहीं करने पाते कोई बात नहीं है, लेकिन आप यदि सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट पहुंचाते हैं तो फिर आपको नुकसान, आपको फिर उसका सजा भुगतना पड़ेगा। तो सार्वजनिक संपत्ति को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। राष्ट्रीय राष्ट्रगान है तो उसका अपमान नहीं कर सकते, राष्ट्रध्वज है उसका अपमान नहीं कर सकते हैं। और अपनी एकता अखंडता की रक्षा करना है, और यदि एकता अखंडता में आप बाधक बनते हैं, देश को तोड़ते हैं, तो फिर वहां पर आपको इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। और मौलिक कर्तव्य का निर्वहन करना, यह तो आपका दायित्व है राष्ट्र के प्रति, क्योंकि हम लोग राष्ट्र में रहते हैं, देश में रहते हैं, और देश व्यक्ति से बनता है। आज आप जापान का उदाहरण देख सकते हैं। जापान में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है, और भारत यदि 1947 में आजाद हुआ, तो वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप देखते हैं कि जापान की किस तरह कमर टूट गई थी, जो क्या हालत वहां हुई थी, परमाणु बम जब गिराया गया था 1945 में। और जापान की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और सामरिक रक्षा स्थिति कितनी तबाही के दौर से गुजर रही थी। वहीं उन लोगों ने अपने दायित्व को समझा, और आज देखिए कि विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में से जापान की गिनती होती है। तो अगर हम मौलिक कर्तव्य का निर्वहन करते हैं तो इससे हमारा देश मजबूत ही होता है। हालांकि भारत में मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं, ये काफी अधिक सुंदर, सारगर्भित, संतुलित बनाने का प्रयास किया गया है। वहीं एक राष्ट्र भक्त के, एक राष्ट्र प्रेमी, एक देशवासी के तौर पर यदि आप मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको लगेगा कि यह जरूरी चीज है। वहीं बल्कि इससे अगर अधिक देखें, ज्यादा चिंतन करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें और कुछ बातें जोड़नी चाहिए, तभी हमारा देश और ज्यादा विकसित होगा, और ज्यादा प्रगाढ़ होगा, और ज्यादा सुदृढ़ होगा। जैसे मत देने का अधिकार, यह अधिकार है, मौलिक अधिकार में शामिल है। मत देना है, उससे सरकार बनती है, यह संवैधानिक अधिकार है हमारा, लेकिन यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। और जब लोकतंत्र की रीढ़ है मत देना, वोट देना, तो इसे में मत देना, मत से विमुखता, ये किसी भी सूरत में सही नहीं है। ये और मतदान करना भी एक कर्तव्य होना चाहिए, इसे भी स्थान देना चाहिए, ये मेरे विचार से, और इस पर आप भी सोच सकते हैं। वहीं जैसे कि परिवार आज की नियोजन की एक दौर था जब परिवार नियोजन की चर्चा हो रही थी। हालांकि यह अपने देश में नहीं लागू की जा सकी, लेकिन जिस तरह जनसंख्या विस्फोट के दौर से भारत गुजर रहा है, विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। वहीं संसाधन की दृष्टि से उतना नहीं संपन्न नहीं है हम लोग। ऐसे में जो मानव हमारे लिए संसाधन होना चाहिए, वह मानव हमारे लिए बोझ बन जाता है। ऐसे में कुछ एक दशक तक कहीं न कहीं परिवार नियोजन पर काम करना चाहिए, और यह भी एक मौलिक कर्तव्य में शामिल होना चाहिए। वहीं जैसे कि जो नौकरीशुदा लोग होते हैं, या जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो उनकी आय का ब्यौरा होता है, तो टैक्स देना, टैक्स से तो सरकार चलती ही है। वहीं टैक्स देना मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है, तो इसे भी टैक्स देना मौलिक कर्तव्य में शामिल करना चाहिए, क्योंकि यदि हम टैक्स की चोरी करते हैं तो वो भी चोरी होती है। आप कोई भी काम करते हैं, प्राइवेट काम करें, सरकारी काम करें, कोई भी काम करें, तो टैक्स आपको देना चाहिए। और वैसे टैक्स तो हर व्यक्ति देता है। आप देश में जब रहते हैं, कोई 300 रुपया रोज भी कमाता है, 500 रुपया रोज भी कमाता है, कुछ भी कमाता रहे, तो उसे टैक्स तो उसे देना ही पड़ता है अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे कोई सामान खरीदते हैं, आप एक साबुन खरीदिए, कपड़ा खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, तो वहां पर कहीं ना कहीं तो उसको तो सरकार को टैक्स देना ही पड़ता है, तो उसकी भरी हुई कीमत पर आपको मिलती है, तो एक तरह से टैक्स तो आप देते हैं। लेकिन इनके साथ साथ मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो लोग टैक्स की चोरी कर लेते हैं, टैक्स के दायरे में आते हैं और टैक्स नहीं देते हैं, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो ऐसे इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से टैक्स देने की प्रथा, टैक्स देने की मानसिकता होनी चाहिए, और इससे हमारा देश मजबूत होगा। सरकार को कल्याणकारी योजना चलाने में ज्यादा सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ आप भ्रष्टाचार की बात भी सुनते हैं, तो एक मौलिक कर्तव्य यह भी होना चाहिए उसमें लिखित कि हम किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। और बहुत बड़े बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की बात होती है कि जनता के टैक्स के वसूले के पैसे से वो अपना भ्रष्टाचार करते हैं, गलत तरीके से, नाजायज तरीके से कुछ संपत्ति इकट्ठा करते हैं। वहीं एक आम आदमी रोजाना कमाता है, खाता है, इतना छोटे मोटे काम करके दिन भर पसीना चुलाता है, और वहीं अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, तो यह भी किसी भी सूरत से सही नहीं है। यह संवैधानिक, इसके लिए प्रावधान है, अधिक इसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करने की कस्में, वादे, ये भी
एक मूल्य कर्तव्य के रूप में शामिल मेरे ख्याल से जरूर किया जाना चाहिए। 11 मूल कर्तव्य का जिक्र एक बार पुनः कर देना प्रासंगिक होगा। भाग 4 क में 51 क अनुच्छेद के माध्यम से जोड़ा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह क नंबर संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ख स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। ग नंबर भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे। घ नंबर देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ग नंबर भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 4 नंबर हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 6 नंबर प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ज नंबर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। झ सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। य नंबर व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ट नंबर यदि माता पिता या संरक्षक है, 6 से 14 वर्ष की आयु तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे।